मोदी को आज भी नहीं छोड़ता गुजरात दंगे का भूत। विपक्ष गुजरात दंगे की याद दिलाकर करता है बदनाम। अब राजा भैया ने मोदी विरोधियों को दिया जवाब। हिंदुओं को भी याद दिला दी सीएम योगी की वो दहाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से भले ही देश की सत्ता संभाल रहे हों, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने भी कम संघर्ष नहीं किया है। देश की सत्ता संभालने से पहले पीएम मोदी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी उस गुजरात के जहां साल 2002 में अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिया गया था और इस खौफनाक आतंकी वारदात के बाद पूरा गुजरात जल उठा था। करीब 23 साल पुराने दंगे की वजह से आज भी पीएम मोदी को बदनाम किया जाता है, जिन्हें अब कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल साल 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के साथ साथ कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम आज भी मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी साबरमती ट्रेन में मारे गए राम भक्तों की बात नहीं करते हैं। उन्हें बंद बोगी में क्यों जलाया गया, ये सवाल नहीं पूछते हैं। 27 फरवरी को इस खौफनाक वारदात की बरसी थी, जिस पर कुंडा के विधायक राजा भैया ने एक बयान में कहा, गोधरा शब्द सभी को याद होगा, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की चर्चा कम होती है। आज वही दुखद दिन है जिस दिन सन 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। उनका अपराध ये था कि वे अयोध्या से अपने आराध्य श्री राम लला सरकार के दर्शन करके लौट रहे थे। नारी पुरुष बच्चे बच्चियां किसी को नहीं छोड़ा गया। पेट्रोल डालकर उन्हें जीवित जला दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती। राजा भैया ने भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में हिंदुओं के नरसंहार की याद दिलाते हुए पूछा, विश्व के इतिहास में किसी भी राष्ट्र में अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यक समाज का इस प्रकार निर्मम क्रूर नरसंहार का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बताइएगा जरूर। और हाँ, कृपया विचार करें कि उन्हें जिंदा जलाने से पहले क्या उनसे पूछा गया था कि वे अगड़ा पिछड़ा या दलित हैं? याद रहे, जुड़ेंगे तभी बचेंगे। साबरमती नरसंहार की याद दिलाते हुए राजा भैया ने सीएम योगी को उस बयान की भी याद दिलाई, जब उन्होंने हिंदुओं को आगाह करते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। सीएम योगी के इसी बयान की याद दिलाते हुए राजा भैया ने भी हिंदुओं को आगाह करते हुए कहा कि याद रहे, जुड़ेंगे तभी बचेंगे, और अगर जातियों में बट गए तो इसका अंजाम क्या होता है। साबरमती एक्सप्रेस नरसंहार की खौफनाक वारदात याद कर लीजिए, जब S6 कोच पर पेट्रोल छिड़ककर 59 राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद गोधरा कांड तो सभी को याद रहता है, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की चर्चा कम होती है। 27 फरवरी को जब साबरमती एक्सप्रेस हादसे की बरसी थी, तो राजा भैया को छोड़कर शायद ही किसी ने उन 59 राम भक्तों को याद किया होगा। बात यही खत्म नहीं होती। इससे पहले भी राजा भैया हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले प्रयागराज में समाप्त हुए महाकुंभ की सुरक्षा के लिए लगाए गए बम स्क्वाड और एनएसजी कमांडो की तैनाती पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि यहां सुरक्षा के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमन हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एंटी बम स्क्वाड की क्या जरूरत है, यहाँ एनएसजी की क्या जरूरत है।
यहाँ बम विस्फोट से खतरा किससे है, जिहादी आतंकवाद से है। अब इसको कोई कहे ना कहे, जो सच्चाई है वो यही है। जिस हिंदुस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, उसे हिंदुस्तान में लगता है कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। इसलिए महाकुंभ में भी बम स्क्वाड और एनएसजी कमांडो की तैनाती करनी पड़ी। और अगर ऐसा नहीं होता तो साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के इस 6 कोच में 59 राम भक्तों को जिंदा नहीं जलाया गया होता। बहरहाल राजा भैया जिस तरह से लगातार हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही गुजरात दंगे को लेकर साल 2022 में आई एसआईटी की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री के नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहता, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी? क्यों नहीं गई? अब सपोर्ट हम मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है।